हेलो एग्री स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। आज आपके लिए लेके आए हैं एग्रीकल्चर का सेट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे उद्यान विज्ञान के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपके विभिन्न एग्जामों जैसे कहें आपका यूपी ट्रिपल एससी, एजीटीए, यूपी पीएससी डीएचओ या एसटीए और साथ में साथ बीपीएससी बीएचओ के लिए भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज होने वाले हैं। कृषि विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का टॉपिक है आपका उद्यान विज्ञान, जो है डेली आपको जो है इसी तरह से एक एक टॉपिक से क्वेश्चन कराने वाले हैं। कल जो है हमने एक टॉपिक से कराया था जनरल एग्रीकल्चर से, आज जो है आपको क्वेश्चन कराने वाले उद्यान विज्ञान से। अगला टॉपिक जो रहने वाला है आपका रहने वाला है एग्रोनॉमी। ठीक है, तो एमसीक्यूज वाले सेट में एक है कि आपको नॉर्मली एमसीक्यूज कराए जाएंगे और आपकी कुछ क्लासेस आपको एक है कॉन्सेप्ट बेस भी देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। बढ़िया से जुड़ जाइए विजन एग्री एकेडमी पर। वैसे होता तो 12 PM में लाइव है, लेकिन थोड़ी समस्या की वजह से इसको जो है बाद में मुझे अपलोड करना पड़ता है क्योंकि इसमें बफरिंग हो रही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन से को शुरू करने से पहले है आपका मोटिवेशनल कोड। अगर सूरज की तरह उगना है तो रोज सूरज की तरह जलना पड़ेगा। ये कह सकते हैं कि डेली आपको मेहनत करनी पड़ेगी यदि आपको रोज सूरज की तरह आगे बढ़ना है, रोज उगना है तो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आपका मोटिवेशनल कोट के बाद यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए योद्धा बैच की। योद्धा बैच नॉर्मली आपको देखो प्रमोशन नहीं करते हैं, थोड़ा सा तो बनता है ना प्रमोशन, है ना। तो हम ज्यादा प्रमोशन नहीं करते लेकिन थोड़ा बहुत प्रमोशन करते हैं। ठीक है, तो योद्धा बैच की बात करें तो यूपी ट्रिपल एससी योद्धा बैच हमारे कृषि के योद्धाओं के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, जिसमें आपको मिलने वाला है लाइव व रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, 500 प्लस एमसीक्यूज प्लस 50 प्लस टेस्ट पेपर मिलने वाले हैं। और साथ में साथ जो है बहुत कम फीस में संपूर्ण कोर्स की जो फीस रहने वाली है 699 रहने वाली है। ठीक है, और एक बात, हमारा जो है स्टूडियो सेटअप हो चुका है। देखो हम कुछ भी नहीं कहते कि मेरा पर्सनली स्टूडियो है ये। ठीक है, तो स्टूडियो सेटअप हो चुका है, तो आपकी क्लासेस जो है ऑनलाइन व ऑफलाइन कंटिन्यू रहने वाले हैं। ऑफलाइन में मेरे पास जो है सुबह बैचेस चलते हैं, ऑनलाइन के लिए शाम को बैचेस चलते हैं। ठीक है, तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो संपूर्ण कोर्स की फीस 699 है और इसका लिंक जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहां से जाके आप इसको बाय कर सकते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन है आज का हॉर्टिकल्चर का क्वेश्चन आज कराने वाले हैं उद्यान विज्ञान से। ठीक है, ठीक है, कलर ले लेते हैं आपका ग्रीन। लिखा हुआ है एडवर्स इफेक्ट ऑफ फ्रॉस्ट ऑन फ्रूट ट्री इज मिनिमाइज बाय। फलों के पेड़ पर पाले का प्रतिकूल प्रभाव निम्न द्वारा कम किया जाता है। ऑप्शन ए मल्चिंग द्वारा, ऑप्शन बी इंटरक्रॉपिंग द्वारा अंतःसस्यन द्वारा, ऑप्शन सी इरिगेशन सिंचाई द्वारा, या फिर कहें क्लोज प्लांटिंग। बात करें मल्चिंग की, पलवार की, तो नॉर्मली पाला आपका जो ज्यादा ठंड पड़ने या फिर कहें आपके ठंडी के समय बादल होने के कारण पड़ता है। ठीक है, तो पाला पड़ने को सिंचाई ये कह सकते हैं कि सिंचाई के द्वारा कम किया जा सकता है, या फिर कहें कृत्रिम रूप से पानी देकर हम पाले के इफेक्ट को या प्रभाव को कम कर सकते हैं। पलवार नॉर्मली नमी को संरक्षित करने के लिए डाली जाती है मिट्टी की सतह पर। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग दो फसलों को साथ साथ उगाना, और क्लोज प्लांटिंग भी एक तरह से आपका पौधों को साथ साथ उगाना ही है। ठीक है, तो यहां पर आंसर आपका क्या हो जाता है, ऑप्शन सी इरिगेशन या सिंचाई। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लिखा हुआ है क्लोनल सिलेक्शन इज अ कॉमन प्रैक्टिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किसमें क्लोनल चयन एक सामान्य
प्रथा है, ये कह सकते हैं प्रवर्धन की सामान्य प्रथा कौन सी? क्लोनल चयन। क्लोनल चयन क्या कहलाता है? नॉर्मली आपके जो है किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से या वनस्पतिक भाग से ये कह सकते हैं नए पौधे को बनाना, या फिर कहें आपके टिश्यू कल्चर द्वारा, या फिर कहें छोटे से भाग को या छोटे से वनस्पति या एक सेल या कोशिका को एक कहें चुनकर आपका प्रवर्धन करना। किस फसल में जो है क्लोनल चयन होता है, क्लोनल सिलेक्शन होता है? ए मैंगो के अंदर, बी राइस आपका, सी बनाना, डी आपका शुगर कैन या फिर कहें गन्ना। तो नॉर्मली जो टिश्यू कल्चर द्वारा प्रोपेगेशन या क्लोनल चयन किस में होता है, किस फसल में होता है? जल्दी से आंसर कीजिए, ए बी सी या फिर डी। तो बात करें यहाँ सही उत्तर की, तो सही उत्तर तो बच्चों यहाँ पर हो जाता है आपका ऑप्शन सी बनाना। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाता है आपका? बनाना हो जाता है। ठीक है, तो बात करें बनाना की, तो नॉर्मली बनाना का साइंटिफिक नेम क्या होता है? मूसा वल्विसियाना। ठीक है, मूसा वल्विसियाना। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम होता है। म्यूसिकेसी फैमिली से है, और नॉर्मली उगाया तो जाता है आपके जो है मध्य भारत में, कह सकते हैं ट्रॉपिकल फ्रूट है, लेकिन इसकी खेती आपकी कुछ हद तक उत्तर प्रदेश में भी की जाती है। केले में प्रवर्धन की बात करें तो प्रवर्धन इसमें किसके द्वारा होता है आपका? सकर्स के द्वारा होता है। सकर्स व टिश्यू कल्चर। अगर कि पूछा जाए कि टिश्यू कल्चर या उतक संवर्धन द्वारा प्रवर्धन किसमें किया जाता है आपका? केला में। उतक संवर्धन को ही हम क्लोनल चयन कहते हैं। ठीक, आगे बात करें केले की, तो केले में बेसिकली जो स्टेम होता है, तना होता है, इसको हम क्या कहते हैं? स्यूडो स्टेम। जो केले का तना होता है, तने को हम क्या कहते हैं? स्यूडो स्टेम। क्या कहते हैं? स्यूडो स्टेम कहा जाता है। ठीक, क्या कहते हैं? स्यूडो स्टेम। केला जो है आपका म्यूसिकेसी फैमिली से, किस परिवार से? आपका म्यूसिकेसी परिवार से, म्यूसिकेसी परिवार से। ठीक, इसका जो क्रोमोजोम नंबर होता है वो कितना होता है आपका? क्रोमोजोम नंबर या गुणसूत्र संख्या, गुणसूत्र संख्या कितनी होती है आपकी? 2n बराबर 22 भी होती है, 33 भी होती है, और आपकी कितनी होती है? 44 होती है। बेसिकली जो आपका केला है कैसा है आपका? एक बीज पत्री है। कैसा है? एक बीज पत्री है। ठीक, यहाँ पर हमने ये पढ़ लिया कि नॉर्मली इसको जो है केला है, एक बीज पत्री है। क्रोमोजोम नंबर क्या होता है? इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इसका प्रवर्धन जो है किसके द्वारा किया जाता है? प्रवर्धन। प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है आपका? सकर्स के द्वारा किया जाता है। प्रवर्धन किसके द्वारा? सकर्स। तने को हम स्यूडोस्टेम कहते हैं। एक क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी एजीटी में पूछा गया है कि प्रवर्धन की विधि क्या है। ठीक है, और इसके तने को क्या कहा जाता है? स्यूडोस्टेम। म्यूसिकेसी परिवार से है। गुणसूत्र संख्या कितना होता है? 22, 33, 44। अन्य फसलों में प्रवर्धन की बात करें तो इसको पहले तो साफ किया जाए। जस्ट मिनट, इसको क्लीन ही कर देते हैं। ठीक है, तो अन्य फसलों में प्रवर्धन की बात करें, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं इसका। ठीक, लिखा हुआ है आम में जो है नॉर्मली प्रवर्धन की विधि जो प्रयोग की जाती है वीनियर ग्राफ्टिंग, वीनियर ग्राफ्टिंग प्रयोग की जाती है। वीनियर ग्राफ्टिंग या स्टोन ग्राफ्टिंग। ठीक, या स्टोन ग्राफ्टिंग किसके अंदर? आपका आम के अंदर। ग्राफ्टिंग प्रयोग किया जाता है। ठीक, आगे बात करें चावल की, तो चावल को तो आपका बीज द्वारा प्रवर्धन किया जाता है। प्रवर्धन मतलब एक प्लांट से दो या दो से अधिक पौधों को बनाना। केले में हमने बता ही दिया किसके द्वारा प्रवर्धन होता है आपका? सकर्स के द्वारा प्रवर्धन, सकर्स के द्वारा। और गन्ना में आपका प्रवर्धन जो होता है सेट्स। जो आपका तना होता है गन्ना का, उसे हम क्या कहते हैं? सेट। तो आपका गन्ने में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? आपका सेट्स के द्वारा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न लिखा हुआ है Which of the following mango variety is a hybrid? निम्नलिखित में से कौन सी आम की किस्म जो है एक संकर किस्म है? दशहरी, अल्फांसो,
आम्रपाली या फिर कहें नीलम। बता दीजिए आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। निम्न में से कौन सी किस्म जो है आपकी जो है एक तरह से आम की संकर किस्म है या फिर कहें हाइब्रिड वैरायटी। जल्दी से आंसर कीजिए, ए बी सी डी। बात करें हाइब्रिड वैरायटी की, तो हाइब्रिड वैरायटी तो देखो यहाँ पर दशहरी नहीं है, अल्फांसो भी नहीं है, आम्रपाली या फिर नीलम में से एक हो सकती है। नीलम नहीं है, बेसिकली क्या है आपकी आम्रपाली। इसको जो आपकी आम्रपाली वैरायटी है यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। किसके लिए, आम की एक संकर किस्म है। संकर किसका क्रॉस है ये, आम्रपाली जो है आपकी एक कह सकते हैं, जस्ट मिनट रुक जाइए, नीलम, सॉरी नीलम लास्ट में है, नीलम लास्ट में। चलो अभी हम बताते हैं किसका क्रॉस है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाता है, आम्रपाली। आम्रपाली एक तरह से संकर किस्म है। आपकी जो दशहरी किस्म है ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख किस्म है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख किस्म है, ठीक। थोड़ा सा भूल, मतलब थोड़ा आम्रपाली याद नहीं आ रहा, दशहरी व नीलम, सॉरी हाँ, आम्रपाली जो है दशहरी, दशहरी व नीलम का क्रॉस है। किसका क्रॉस है, दशहरी व नीलम का क्रॉस है, ठीक। कौन आपका, आम्रपाली। नीलम और दशहरी का क्रॉस, इसमें देखो एक उल्टा भी होता है, नीलम, इसको नीलम व दशहरी का क्रॉस, नीलम व दशहरी का क्रॉस क्या होता है आपका, मल्लिका। कौन सी किस्म होती है आपकी, मल्लिका, ठीक है। तो मल्लिका किसका क्रॉस है आपका, नीलम और दशहरी, और दशहरी और नीलम कहे तो आपका आम्रपाली। अल्फांसो बेसिकली आपकी महाराष्ट्र की है, ठीक है, महाराष्ट्र की है, ठीक। नीलम जो है आपकी साउथ इंडिया की, आगे दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत कहाँ, कर्नाटक, दक्षिण भारत की है कौन सी आपकी, नीलम, ठीक। ये तो हो गई आपकी वेराइटीज की बात, ठीक। आगे बात करें मैंगो के बारे में, कुछ जानकारी हम ले लेते हैं, इसको हम क्लीन कर देते हैं। आम, आम या फिर कह सकते हैं आपका मैंगो, लिखते जाइए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंगो, लिखिए, मैंगो का जो वानस्पतिक नाम होता है, बॉटेनिकल नेम क्या होता है, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा, मैंजीफेरा इंडिका, इसका बॉटेनिकल नेम है। यह जो है आपका एन कार्डेसी फैमिली में आता है, और साथ में साथ जो है ये सबसे अधिक होता है आपका कहां पर, उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर आंसर आम्रपाली हो जाता है। अगला प्रश्न देखो, कुछ हाइब्रिड वेराइटीज दी हुई है आपको सामने, ठीक। लिखा हुआ है आम्रपाली दशहरी और नीलम का क्रॉस है। आम्रपाली किसका क्रॉस है आपका, दशहरी और नीलम का क्रॉस। नियमित फूल वाली रेगिस्तान किस्म है। मल्लिका की बात करें, नीलम और दशहरी, मतलब दशहरी और नीलम का क्रॉस क्या होगा, आम्रपाली। और आम्रपाली सॉरी नीलम और दशहरी और नीलम का क्रॉस आम्रपाली, और नीलम और दशहरी का क्रॉस क्या होगा आपका, मल्लिका। यहाँ पर कंफ्यूजन होती है बहुत ज्यादा, तो इसको क्लियर करिएगा, ठीक है। रत्ना जो है नीलम और अल्फांसो का क्रॉस है, नियमित फूल वाली किस्म है। सिंधु की बात करें, रत्ना और अल्फांसो का क्रॉस है। विश्व की पहली बीज रहित किस्म है कौन, आपकी सिंधु, ठीक। अंबिका की बात करें तो अंबिका आम्रपाली और जनार्दन पसंद का क्रॉस है, देर से पकने वाली किस्म है। अरुणिका की बात करें तो आम्रपाली और बनराज का क्रॉस है। पूसा पीतांबर आम्रपाली और लाल सुंदरी का क्रॉस है। पीले रंग की किस्म होती है, समान पैकेजिंग के लिए या फिर कह सकते हैं आपका निर्यात के लिए उपयुक्त है। कौन सी, आयताकार फल के आकार की होती है। ये किसके लिए है, पूसा पीतांबर, निर्यात के लिए। पूसा अरुणिमा की बात करें तो आम्रपाली और सेंसेशन का क्रॉस है, नियमित फूल आते हैं इसमें। पूसा लालिमा की बात करें तो दशहरी और सेंसेशन का क्रॉस है, लाल रंग की किस्म है, चमकीले लाल छिलके का रंग होता है। अगली किस्म है आपकी पूसा प्रतिभा, नीचे दिया हुआ पूसा प्रतिभा या फिर क्या है पूसा प्रतिमा, यह जो है आम्रपाली और सेंसेशन का क्रॉस है, नियमित फूल वाली और लाल रंग की या फिर लाल छिलके वाली होती है। कौन सी आपकी, पूसा प्रतिभा, ठीक। आगे चलते हैं,
अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है। यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। लिखा हुआ है, आम की आम्रपाली प्रजाति किसका संकरण है? जो आपकी आम्रपाली है वो किसका संकरण? अभी हाल बताया था किसका संकरण है, नीलम दशहरी का। नीलम दशहरी का क्रॉस है तो वह कौन सी होगी आपकी, जल्दी से बता दीजिए, कौन सी वैरायटी होगी वह आपकी? होगी मल्लिका, ठीक है। नीलम और दशहरी का क्रॉस हमने बताया था क्या, मल्लिका। क्या बताया था, मल्लिका बताया था। दशहरी और नीलम का क्रॉस क्या है आपकी, आम्रपाली, आम्रपाली, ठीक है। और ये जो आपके जो नीचे क्रॉस दिए वो कोई मतलब नहीं है, इनसे कोई वैरायटी नहीं बनी है। तो नीलम और दशहरी क्रॉस मल्लिका, और दशहरी और नीलम का क्रॉस क्या होगा आपका, आम्रपाली, ठीक। आगे चलते हैं, यहाँ पर दशहरी और नीलम सही आंसर हो जाता है। आगे बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, इसको पहले क्लीन कर दें। प्रश्न नंबर 5 लिखा हुआ है, बगीची में वायु अवरोधी लगाए जाते हैं, या फिर कहें नॉर्मली जो ऐसी पट्टियां वायु अवरोधी या विंड ब्रेक क्या कहलाते हैं? नॉर्मली वायु अवरोधी क्या कहलाते हैं, विंड ब्रेक। विंड ब्रेक क्या कहलाते हैं? हवा से, धूल से, या फिर कहें तेज हवाओं से हमारी फसलों को बचाने के लिए या बागों को बचाने के लिए एक खेत की मेड़ों पर जो है सिंगल या फिर कहें एक एक पेड़ की कतार लगाई जाती है। किसके लिए? आपकी वायु अवरोधक की। एक होते हैं आपके शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट नॉर्मली आपकी पेड़ों की पट्टियां लगाई जाती हैं। तो वायु अवरोधक किस दिशा में लगाए जाते हैं? दक्षिण पश्चिम की ओर, पश्चिम उत्तर की ओर, उत्तर पूर्व की ओर, या फिर कहें पूर्व दक्षिण की ओर। जल्दी से आंसर कर दीजिए, ए बी सी डी। एक अंतर जान लेते हैं विंड ब्रेक और आपके शेल्टर बेल्ट में। चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं आपका क्या, विंड ब्रेक या फिर वायु अवरोधी, ठीक। विंड ब्रेक, यहाँ पर थोड़ा पेन का साइज छोटा कर लेते हैं, ज्यादा ही बड़ा है। विंड ब्रेक या वायु अवरोधी, और एक साइड लिख लेते हैं हम शेल्टर बेल्ट, शेल्टर बेल्ट, ठीक। मान के चलो ये आपकी फील्ड है या खेत है, ठीक। इसके चारों ओर एक सिंगल एक एक पेड़ की आप कतार लगा रहे हो। मान के चलो ये आपके पेड़ लगे हुए हैं एक एक करके, ठीक है। तो ये आपका क्या होंगे, विंड ब्रेक होंगे। क्या होंगे आपके, विंड ब्रेक। यदि नॉर्मली आप एक कतार लगा रहे हो तो क्या होंगे, विंड ब्रेक। मान के चलो ये आपकी फील्ड है, यहाँ पर अलग अलग ऊंचाई के आप पेड़ लगा रहे हो तो वो क्या हो जाएंगे आपकी शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट मतलब आश्रय पट्टियां। मान के चलो आपने एक तरह से एक छोटा पौधा लगाया, फिर उससे बड़ा लगाया, फिर उससे बड़ा लगाया, फिर उससे बड़ा लगाया, फिर उससे बड़ा लगाया, फिर इससे बड़ा। तो इस तरह जो आपकी शेल्टर पट्टियां होती हैं, इनको नॉर्मली हवा की दिशा को मोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। और आपके जो विंड ब्रेक होते हैं इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, आपकी हवा की गति को कम करने के या रोकने के लिए, कि ताकि आपकी फसलों को क्या नहीं हो, नुकसान नहीं हो। एक तो साथ में साथ इसलिए भी लगाए जाते हैं ताकि बाष्पोत्सर्जन की दर को भी कम किया जा सके, और साथ में साथ ये कह सकते हैं फसलों को गिरने से बचाने के लिए भी विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट लगाए जाते हैं। अब मान के चलो इस साइड से आपकी हवा आती है या फिर कहें आपकी वायु की गति अधिक है, तो आपकी कहाँ टकराएगी, इन पेड़ों से टकराएगी, और इन पेड़ों से टकराकर ऊपर चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी, ऊपर। जैसे आपका पहाड़ों में नहीं होता है कि पहाड़ों से टकराकर हवा हमारी ऊपर चली जाती है। और जो शेल्टर बेल्ट होते हैं वो त्रिकोण में लगाए जाते हैं, जबकि आपके जो विंड ब्रेक है उनकी केवल एक ही पट्टी लगाई जाती है। क्लियर? आगे चलते हैं। यहाँ पर आप आंसर की बात करें तो पश्चिम उत्तर की दिशा जो है सही आंसर हो जाता है। बगीचे में वायु अवरोधी लगाए जाते हैं पश्चिम उत्तर की ओर, ठीक है। पश्चिम व उत्तर दिशा में लगाए जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर आपकी जो हवाएं चलती हैं वो दक्षिण पूर्व से चलती है, इसलिए जो वायु अवरोधी लगाए जाते हैं पश्चिम उत्तर की ओर लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, लिखा हुआ है, नींबू वंश के बागों में सफल सह फसल है, आंवला, करौंदा, पपीता या अमरूद। अगर ये बात करें कि नींबू वर्ग, नींबू वर्ग यानी कि आपके जो संतरा हो गया, नींबू हो गया, आपका मंदारिन हो गया, ठीक है, खटुआ हो गया, या फिर कह सकते हैं आपके स्वीट ऑरेंज हो गया, ठीक है। तो इनके बीच में इंटर क्रॉपिंग या अंता फसल के रूप में किसको प्रयोग किया जा सकता है, आंवला को, करौंदा को, अमरूद को।
नॉर्मली बात करें आंवला, करौंदा और अमरूद की, तो ये लगभग आपका 4 से 5 वर्ष लेके जाते हैं किसके लिए, आपका फ्रूट देने के लिए, फल देने के लिए। तो इनका प्रयोग तो हम नहीं करेंगे, किसके लिए, आपका अंता फसल के लिए। फिर किसका प्रयोग करेंगे सर, पपीता का, है ना। तो नॉर्मली जो आपका पपाया होता है, नॉर्मली आप ये कह सकते हैं 1 साल के अंदर इसमें फल लगने लगते हैं, 2 साल में एक ऐसे 2 साल या 3 साल तक ये फ्रूट देता है, फिर एक पौधा आपका मर जाता है। तो ये कह सकते हैं कि इंटरक्रॉप के लिए सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, आपका पपीता। इसे बैकयार्ड ट्री के रूप में भी जाना जाता है, किसको, आपके पपाया को। ठीक, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, यहाँ पर आंसर आपका हो जाता है क्या, पपीता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, खजूर के प्रवर्धन के तरीके हैं। जो आपका खजूर है उसको प्रवर्धित किस द्वारा किया जाता है, ऑफशूट द्वारा, उतक संवर द्वारा, सकर्ष द्वारा, ए व बी दोनों द्वारा। किसके द्वारा जो है नॉर्मली आपके जो खजूर है उसको प्रवर्धित किया जाता है। तो बेसिकली ऑफशूट क्या होते हैं, सॉरी, जो आपका खजूर है उसको प्रवर्धित किया जाता है किसके द्वारा, ऑफशूट द्वारा भी किया जाता है, उतक संवर्धन भी किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर तो आपका क्या हो जाता है, ए व बी दोनों हो जाता है। क्या हो जाता है, ए व बी दोनों, मतलब ऑफशूट का प्रयोग भी किया जाता है, उतक संवर्धन का भी प्रयोग किया जाता है। तो ऑफशूट क्या होते हैं कि आपके ने मान के चलो ये आपका खजूर का पेड़ है, क्या है, आपका खजूर का पेड़ है। आपने देखा होगा नीचे कुछ आपके जो है पत्ते निकलते हैं, है ना। तो निचली सतह से कुछ जो आपकी एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है, या फिर कहें जो एक कह सकते हैं कि जो नई ग्रोथ होती है निचली सतह से, उसको प्रयोग किया जाता है आपको किसके लिए, प्रवर्धन के लिए, या फिर कहें प्रसार के लिए, या फिर कहें बीज, या फिर कह सकते हैं नई फसल को या फिर नए पौधे को बनाने के लिए। किसका प्रयोग किया जाता है, जो नई नई पत्तियां या फिर नए नए जो डंठल बनते हैं नीचली सतह पर, जिन्हें हम ऑफशूट कहते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। उतक संवर्धन की बात करें तो उतक संवर्धन नॉर्मली आपका जो प्लांट पार्ट है या फिर क्या उसकी कोशिका को लेकर उतक या फिर लेबोरेटरी में नए प्लांट को डेवलप किया जाता है, तो आपका कौन सी विधि कहलाती है, उतक संवर्धन। तो यहाँ पर ऑफशूट भी प्रयोग की जाती है और उतक संवर्धन भी प्रयोग की जाती है, प्रयोग में लाई जाती है। ठीक, आगे चलते हैं, आंसर तो ये भी हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ, प्रश्न नंबर 8, पर्वतों पर फल वृक्ष लगाने का उपयुक्त ढंग है, वर्गाकार, आयताकार, षटभुजाकार या समोच्च। तो बताइए आंसर क्या होगा। बेसिकली पर्वतों पर ये कहें कि नॉर्मली ढलान होता है, तो ढलान में आपका वर्गाकार पॉसिबल नहीं है, आयताकार पॉसिबल नहीं है, षटभुजाकार भी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है कौन सा, आपका समोच्च खेती, या फिर कहें कंटूर, जो है नॉर्मली कंटूर विधि से क्या लगाए जाते हैं, या फिर कह सकते हैं फल वृक्ष लगाने की जो विधि है या उपयोग ढंग है वो क्या है, आपका समोच्च। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है, आपका समोच्च हो जाता है। उसको बताने से पहले पहले आपको वर्गाकार समझाते हैं। वर्गाकार प्रणाली क्या होती है, यदि आप वृक्ष को समान दूरी पर लगा रहे हो इस तरीके से, मतलब कि एक पौधा आपने यहाँ लगा दिया, एक जो है एक ऐसा वर्ग के चारों या वर्ग के चारों कोनों पर जब पौधे लगाए जाते हैं तो वह कौन सी विधि होती है, आपकी वर्गाकार। इसमें इस तरह से आपके जो है आगे भी पौधे लगाए जाएंगे कि वर्ग के जो कोने हैं उसके किनारे पर क्या लगाए जाते हैं, पौधे लगाए जाते हैं। तो वह कौन सी विधि होगी, आपकी वर्गाकार विधि। ठीक, अगली विधि है आपकी आयताकार। आयताकार में जो है पौधे से पौधे की दूरी या फिर कह सकते हैं पंक्ति से पंक्ति की दूरी अधिक रखी जाती है और पौधे से पौधे की दूरी क्या की जाती है, कम रखी जाती है। मान के चलो कि आपका एक पौधा यहाँ लगा हुआ है, एक पौधा यहाँ लगा हुआ है, तो इसके बीच जो डिस्टेंस है वो अधिक होगा और इस पौधे और इस पौधे की भी जो डिस्टेंस है वो कम होगा। तो आयताकार या फिर कहें कि पौधों को इस तरह से लगाना कि वो आयत का रूप ले ले, तो उसे हम क्या कहते हैं, आयताकार विधि। षटभुजाकार की बात करें तो षटभुजाकार जिनकी 6 भुजाएं हो, तो नॉर्मली ये कह सकते हैं कि इस तरीके से, सॉरी ठीक है, तो इस तरह से जिसकी 6 भुजाएं होती हैं उनके कोनों पर लगाया जाता है। मतलब यहाँ पर एक प्लांट लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया,
फिर एक यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो ये कौन सा होता है आपका षटभुजाकार, जिनके 6 भुजाएं या फिर कहें पौधों को इस तरह से लगाया जाता है कि एक षटभुजाकार बनाते हैं या फिर आपका षटकोण बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं षटभुजाकार मेथड। और समोच्च मेथड क्या कहलाता है, ढलान के अनुसार पौधों को लगाना आपका क्या कहलाता है, समोच्च मेथड, ठीक। आगे चलते हैं, यहां पर आंसर हो जाता है आपका समोच्च, ठीक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, लिखा हुआ है फालसा का व्यवसायिक प्रवर्धन किस विधि द्वारा होता है। ऑप्शन ए बीज द्वारा, कटिंग द्वारा, बडिंग द्वारा या ग्राफ्टिंग द्वारा, ठीक। तो बताइए आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। बात करें फालसा की, तो फालसा का जो प्रवर्धन होता है वो किसके द्वारा होता है, आपका बीज द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, बीज द्वारा। कटिंग मतलब होता है आपका कलम करना, क्या कहलाता है, कलम। कलम किसके में की जाती है, आपकी गुलाब में की जाती है, ठीक है। किसकी में की जाती है, गुलाब में की जाती है। साथ में साथ आपकी किस में की जाती है, अनार के अंदर की जाती है, ठीक है। अनार में की जाती है। साथ में किस में की जाती है, आपकी जो है अंगूर के अंदर की जाती है। हार्डवुड या फिर कहें सॉफ्टवुड की जाती है, लेकिन अलग अलग या फिर कैसे कटिंग के प्रकार ही होते हैं। अंगूर में की जाती है, ठीक है। किस में की जाती है, अंगूर में। बात करें बडिंग की, बडिंग में क्या किया जाता है कि आपने कली होती है जो आपकी ये कह सकते हैं, जैसे मान के चलो एक तना है, यहां से एक कली निकल रही है। कली मतलब ये कह सकते हैं नई ग्रोथ निकल रही है, जैसे आपने पौधों में देखा हुआ है नई नई कलियां बनती है, उसे हम क्या कहते हैं, बड कहते हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस पौधे की बड निकाली और दूसरे पौधे के में चिपका दिया, तो वो क्या कहलाएगा, आपका बडिंग कहलाएगा। बात करें ग्राफ्टिंग की, तो ग्राफ्टिंग में एक पौधे का एक ऐसे मूल ग्रंथ होता है या मदर प्लांट होता है, और दूसरे पौधे से सीजन या फिर क्या रूट जो स्टाल एक कह सकते हैं कलम को जो है दूसरे पौधे की जो है रूट स्टॉक पर लगाना या मूल ग्रंथ पर लगाना क्या कहलाता है, ग्राफ्टिंग कहलाता है। इसको पूरा हम बताएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर आंसर की बात करें तो आंसर तो आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर बीज द्वारा, फालसा। आगे बात करें अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, लिखा हुआ है स्कॉर्बिक एसिड का अधिकतम मात्रा वाला फल है। किस फल में अधिक स्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। स्कॉर्बिक एसिड भैया किसे कहते हैं, आपका जो विटामिन सी होता है ना, विटामिन सी को स्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। तो किस में पाया जाता है, लाइम में, लेमन में, आंवला या जामुन में। तो बात करें आपके सही आंसर की, तो यहाँ पर देखो आंवला जो होता है उसमें क्या पाया जाता है, अधिक से अधिक क्या हुआ है, स्कॉर्बिक एसिड। तो यहाँ पर आंसर तो आपका क्या हो जाता है, आंवला हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है ग्राफ्टिंग में पौधों के निषेचन ग्राफ्टिंग में पौधों का निचला जड़ सहित भाग कहलाता है, रूट स्टॉक, सियान या सीजन, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। देखो ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि मान के चलो एक आपका गमला लगा हुआ है, उसमें एक पौधा पहले से लगा हुआ है, इसको सही से बना देते हैं, पहले एक बढ़िया सा गमला बनाते हैं, चलिए ठीक है। ये हमारा गमला है, इसके अंदर एक पेड़ लगा हुआ है, उसको हमने यहाँ से कट कर देखा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ से कट कर दिया एक तरह से, यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक। तो ये क्या कहलाएगा, आपका मूल ग्रंथ, जो आपका मदर प्लांट से या फिर कहें जो मूल पौधे या फिर कहें जिसमें जड़ होगी, वो क्या कहलाएगा, आपका मूल ग्रंथ कहलाएगा। इसे ही हम क्या कहते हैं, रूट स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट स्टॉक कहते हैं। रूट स्टॉक कहा जाता है किसी आपके मूल ग्रंथ को। अब आपने क्या किया, आप दूसरे पौधे से क्या लाए, आपका एक तरह से आप सीजन लाए। क्या लाए, सीजन। सीजन हमेशा यहाँ पे क्या, दूसरे पौधे का तना लाए और आपने इसके ऊपर क्या कर दिया, चिपका दिया, ठीक है। तो अब इन दोनों में या फिर क्या, दूसरे पौधे के और इस पौधे के लक्षण क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सीजन हो गया। क्या हो गया, सीजन, या आपका जो है सियान कहा जाता है, सियान या सीजन कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप लाए, तो ये क्या था आपका, दूसरे पौधे, ना तो इसमें जड़ थी, ये केवल आपका तना था, मतलब कि दूसरे पौधे की डाल थी, उसको आपने जो है मूल ग्रंथ या फिर क्या जिसमें जड़ लगी हुई थी उस पौधे में आपने चिपका दिया, तो वो आपका क्या कहलाता है, ग्राफ्टिंग कहलाता है। और लिखा हुआ है पौधों में, ग्राफ्टिंग में पौधों का निचला जड़ सहित भाग कहलाता है। निचला जड़ सहित भाग यही होगा ना, इसी में जड़े हैं ना,
तो ये क्या कहलाता है आपका रूट स्टॉक या मूल ग्रंथ कहलाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, मूल ग्रंथ या रूट स्टॉक। ठीक है, तो आंसर की बात करें तो आपका रूट स्टॉक सही आंसर हो जाता है यहाँ पर। ठीक, आगे बात करें अगले प्रश्न की। देखिए लिखा हुआ है, उत्तरी भारत में अंगूर की कटाई छटाई की जाती है या प्रूनिंग। कटाई छटाई को हम क्या कहते हैं? प्रूनिंग। प्रूनिंग किस लिए की जाती है बताइए आप लोग। एक तो देखो, एक तरह से अच्छा सेब देने के लिए, आकार देने के लिए, फलों को वृद्धि को, या फिर कह सकते हैं कि जो आपकी ऊर्जा है जो बेकार जा रही है, जिन पे फल नहीं लग रहे जिन शाखाओं पर, उनको हटा देंगे तो जो आपकी फल वाली शाखा है उनमें जो है फलों की गुणवत्ता बढ़ जाएगी, फलों की संख्या बढ़ जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं? प्रूनिंग करते हैं, और अधिक से अधिक जो है नई शाखाएं बनेंगी जो जो है अच्छे फलों को डेवलप करेंगे, अच्छे फलों का विकास करेंगे। तो उत्तर भारत में अंगूर की कटाई छटाई कब की जाती है? अक्टूबर में, मार्च में, जनवरी में या जुलाई में। तो बात करें बच्चों यहाँ सही आंसर की, तो सही आंसर आपका क्या हो जाता है? आपका जनवरी के अंदर, या फिर कहें आपका लेट विंटर, दिसंबर जनवरी या लेट विंटर में प्रूनिंग की जाती है। कहां पर? आपका उत्तरी भारत में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग महाराष्ट्र में किस फल की और फसल फल की फसल के लिए एक प्रवर्धन तकनीक है? कौन सी आपकी? इपिकोटाइल। आम में, पपीता में, केला में या अमरूद में? ठीक है, बताइए इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग किस फल फसल में महाराष्ट्र में जो प्रवर्धन की तकनीक है? आम के अंदर, पपीता या केला या अमरूद? तो बात करें आपके, पहले तो बात करते हैं इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग की। एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग क्या होता है? एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग क्या होता है? इसे हम जो है स्टोन ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोन ग्राफ्टिंग। क्या कहते हैं? स्टोन ग्राफ्टिंग कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? मान के चलो आम की जो गुठली है उसको आपने लगाया, ठीक है, आपने लगा दिया, ये जमीन है, आपका सतह है, इससे क्या हुआ? आपका पौधा बन गया, एक तना बन गया। आपने क्या किया? इसको कट लगा दिया, जैसे ग्राफ्टिंग में करते हैं, रूट स्टॉक में हम कट लगाते हैं। फिर आप जो है दूसरे पौधे का क्या लाए? सिजन लाए, उसके ऊपर चिपका दिया। तो ये कौन सा कहलाएगी? आपकी एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। जब आपका बीज जर्मिनेशन स्टेज पे हो, या नया नया बना हो, या फिर जर्मिनेट हुआ हो, तब की जाने वाली ग्राफ्टिंग क्या कहलाती है? एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, या फिर कहें स्टोन ग्राफ्टिंग। और एक किसके अंदर की जाती है? आपकी मैंगो के अंदर की जाती है। किसके अंदर? आपका आम के अंदर की जाती है। आंसर ये हो जाता है आपका आम। आगे बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है, लोकार्ट का वानस्पतिक नाम है इरियोबोट्रिया ड्रिबिया, इरियोबोट्रिया एलिप्टिका, इरियोबोट्रिया लैटिफोलिया, ऑप्शन डी इरियोबोट्रिया जैपोनिका। बताइए आंसर क्या होगा? जो आपका लोकार्ट है, लोक्वाट, इसे बटर फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है, घी का फल भी कहा जाता है, उसका वानस्पतिक नाम क्या है? इरियोबोट्रा लैटिफोलिया, इरियोबोट्रा जैपोनिका, इरियोबोट्रा एलिप्टिया का, या फिर कहें इरियोबोट्रिया ड्रिबिया। तो बात करें बच्चों सही आंसर की, तो सही आंसर आपका क्या हो जाता है? इरियोबोट्राया जैपोनिका। ठीक है, तो आपका जो लोक्वाट होता है उसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या? इरियोबोट्राया जैपोनिका। सॉरी, बटर फ्रूट आपका लोक्वाट नहीं होता, एवोकैडो होता है। क्या होता है? एवोकैडो। ठीक है, लोक्वाट नहीं होता, एवोकैडो होता है। सॉरी, एवोकैडो होता है। ठीक है, एवोकैडो आपका बटर फ्रूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बटर फ्रूट। किसे? आपका एवोकैडो को। बटर फ्रूट किसे कहा जाता है? एवोकैडो कहा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। सॉरी, एक मिनट, ये आगे बढ़ गया, बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। 15वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, आम का खाने योग्य भाग है, या फिर कहें इडिबल पार्ट, पेरिका, फलावरण,
इपिकाप बही आवरण, एंडोकाप अंतःफल भित्ति, ऑप्शन डी मीजोकाप या मध्य फल भित्ति। तो आम में हम क्या खाते हैं, ऊपर की जो परत होती है उसको खाते हैं, या फिर कहें बीच वाले भाग को खाते हैं या अंदर वाले भाग को। तो बेसिकली जो आम के अंदर खाया जाता है बच्चों, वो क्या खाया जाता है, मीजोकाप मध्य भाग खाया जाता है, मध्य फल भित्ति। जैसे हम उसके जो छिकला होता है, या फिर कहें आपका जो आम का छिकला होता है उसको थोड़ी ना खाते हैं हम, आम के बीच वाले हिस्से को ना तो हम गुठली खाते हैं, ज्यादा अंदर वाले भाग को खाते हैं, हम क्या खाते हैं आपके ऊपर या फिर मध्य वाले भाग को खाते हैं। तो इसलिए मीसोकाप यहाँ पर खाने योग्य भाग होगा किसका, आपका आम का। सही आंसर की बात करें तो आपका मीसोकाप यहाँ पर सही आंसर होगा, मीसोकाप या मध्य फल भित्ति। आगे बात करें कि अंगूर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आपको पता ही होगा क्या है बच्चों, बीटाबैक्स नेंगुडो, बाइटिस बाइनिफेरा, या फिर प्रूनस डलसिस, या जुगलेंस रेजिया। क्या होगा साइंटिफिक नेम। तो वैज्ञानिक नाम की बात करें अंगूर की तो वो है आपका बाइटिस बेनिफेरा या विटिस बेनिफेरा। क्या होता है, बाइटिस बेनिफेरा, या इसे हम जो है विटिस बेनिफेरा भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, विटिस बेनिफेरा, विटिस वेनिफेरा। किसका साइंटिफिक नेम होता है आपका, अंगूर का। ठीक, आगे चलते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 17 लिखा हुआ है, केला निम्न में के माध्यम से प्रवर्धित होता है, बीज द्वारा, अंतःभूस्थायी तथा धनकंद द्वारा, कलम बांधन द्वारा, या लेयरिंग या दाब लगाना। ठीक है, बीज द्वारा तो देखो केला का प्रवर्धन नहीं होता। अगर केले के बीज की बात करें तो नॉर्मली बीज अगर बीज के लिए लगाएंगे तो आपका लंबा समय, या फिर ये कह सकते हैं बीज रहित होता है केला, तो बीज द्वारा प्रवर्धन तो नहीं होता है यहाँ पर। अंतःभूस्थायी या सकर्स, ठीक है, या धनकंद राइजोम बोल सकते हैं। कलम बंधन द्वारा भी नहीं होता है आपका, कटिंग द्वारा भी नहीं होता है। लेयरिंग या दाव लगाना या गुटी द्वारा देखो प्रवर्धन होता नहीं, क्योंकि इसमें स्टेम तने होते नहीं है, सिंगल स्टेम होता है, या फिर कहें एक ही तना होता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाए, धनकंद या अंतःभूस्थायी तथा राइजोम, या फिर कह सकते हैं आपके अंतःभूस्थायी सकर्स या धनकंद द्वारा क्या किया जाता है, प्रवर्धन किया जाता है। किसके अंदर, आपका केले के अंदर। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मीठी नारंगी का वानस्पतिक नाम क्या है, स्वीट ऑरेंज का साइंटिफिक नेम। किसका, आपका स्वीट ऑरेंज का, स्वीट ऑरेंज का साइंटिफिक नेम क्या है, साइट्रस रेटिकुलाटा, सिट्रस रेटिकुलाटा, साइट्रस ओरेंटिफोलिया, साइट्रस साइनेंसिस, या साइट्रस मैक्सिमा। जल्दी से आंसर कर दीजिए, ए बी सी या फिर डी। बेसिकली साइट्रस रेटिकुलाटा की बात करें, सिट्रस रेटिकुलाटा एक किसका साइंटिफिक नेम होता है, एसिड लाइम का। किसका, एसिड लाइम का होता है। ठीक, साइट्रस ओरेंटिफोलिया आपका जो है मंदारिन का होता है। किसका होता है, मंदारिन का होता है। अब बचा आपका साइट्रस मैक्सिमा नहीं होता है, साइट्रस साइनेंसिस होता है। ये किसका होता है, स्वीट ऑरेंज, या फिर कहें मीठे जो आपकी नारंगी या मीठा संतरा होता है, उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है बच्चों, सिट्रस साइनेंसिस। ठीक, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं। खजूर का वानस्पतिक प्रवर्धन किया जाता है, अभी आप पढ़े थे रनर्स द्वारा, सकर्स द्वारा, बीज द्वारा, स्टोलन द्वारा। तो यहाँ पर जो है खजूर में किसका प्रयोग किया जाता है, आपका सकर्स का ऑफशूट का भी प्रयोग है, सकर्स या ऑफशूट का प्रयोग किया जाता है। किसका, ऑफशूट का प्रयोग किया जाता है, किसमें, आपका खजूर के प्रवर्धन में ऑफशूट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, लिखा हुआ है कि पोमोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा से, लैटिन भाषा से, फ्रेंच भाषा, ए या बी दोनों। तो बेसिकली हमने बताया होगा आपको पिछली कक्षाओं में, जो आपकी जनरल एग्रीकल्चर या फिर सामान्य ज्ञान की जो कक्षा होती है उसमें बताया होगा, सामान्य कृषि की। ठीक है, उसमें बताया हुआ कि पोमोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, जो कि आपके लैटिन ग्रीक है। लैटिन शब्द कौन सा है, जो पोमोलॉजी है, लैटिन शब्द पोमम, किससे बना है, पोमम, किससे बना है, पोमम,
और ग्रीक शब्द लॉजी से मिलकर बना है। पोमम मीन्स होता है आपका फल या फिर कह सकते हैं फ्रूट। लॉजी मीन्स क्या होता है? अध्ययन। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं? फलों की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। और पोमोलॉजी कैसा शब्द है? लैटिन ग्रीक शब्द है, या कह सकते हैं दो शब्दों से बनकर बना है, एक तो आपका लैटिन और ग्रीक। तो यहाँ पर ए व बी दोनों आंसर हो जाता है, ग्रीक व लैटिन या लैटिन ग्रीक जो है सही आंसर हो जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। तो दो शब्द यहाँ पर लिया गया है, लैटिन व ग्रीक से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, लीची में प्रवर्धन की विधि है एनार्चिंग, एयर लेयरिंग या गुटी, एकल पत्ती काटना या सिंगल लीफ कटिंग या फॉर्केड बडिंग। फॉर्केड बडिंग नॉर्मली किसमें प्रयोग किया जाता है? आपका रबर में प्रयोग किया जाता है। ये आपका मलबेरी में प्रयोग किया जाता है। एकल पत्ती आपका जो है नॉर्मली प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन एयर लेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। एयर लेयरिंग का नॉर्मली किसमें प्रयोग किया जाता है? आपका लीची के अंदर। तो लीची के अंदर प्रवर्धन की जो विधि है वो क्या है? आपकी एयर लेयरिंग या गुटी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है। प्रश्न नंबर 22 लिखा हुआ है, Which of the following method of layering is known as stooling? निम्नलिखित में से लेयरिंग की किस विधि को स्टूलिंग के रूप में जाना जाता है? माउंड लेयरिंग, सिंपल लेयरिंग या एयर लेयरिंग या बायो लेयरिंग, सर्पेंटाइन लेयरिंग या फिर कहें आपका सर्पेंटाइन या सर्पिलाकार लेयरिंग। पहले बात करें लेयरिंग की। लेयरिंग होता क्या है कि मान के चलो ये आपका पौधा है, ठीक, ये आपका ट्री है, ठीक, यहाँ पर हम ग्राउंड बना देते हैं, ये आपका ट्री, इससे ये निकलने वाली शाखाएं हैं कुछ, ठीक। आपने एक शाखा को लिया और नॉर्मली क्या किया? मिट्टी में दबा दिया और एक जो है एक छोर उसका जो मेन या शीर्ष था उसको बाहर निकाल दिया, इस तरह से, है ना। एक ये आपने क्या किया? एक तने को आपने मोड़ा, बेंड किया और क्या कर दिया? उसको नीचे दबाया और उसको एक शीर्ष को बाहर निकाल दिया। जब आपका पौधा किससे? मुख्य या मदर प्लांट से या मात्र पौधे से जुड़ा हुआ है। जब आपका तना जो है किससे जुड़ा हुआ है? आपका मात्र पौधे से जुड़ा है। तने को आपने लिया, उसको बेंड किया, मिट्टी से दबाया कुछ भाग को, और उसके जो शीर्ष या टिप है उसको छोड़ दिया बाहर, या फिर क्या बाहर वायु में निकाल दिया। अब क्या होगा कि जो आपका ये दबा वाला पार्ट है, ये जो आपने दबाया है, इसमें क्या हो जाएंगे? आपकी रूट्स का डेवलपमेंट हो जाएगा। जैसे ही इसमें जड़ बन जाएंगे, आप इसको हटाकर एक नया प्लांट तैयार कर लेंगे। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं? लेयरिंग कहते हैं, सिंपल लेयरिंग। ठीक, तो लेयरिंग की बात करें तो देखते हैं यहाँ पर जो स्टूलिंग होता है उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम जानते हैं बच्चों माउंड लेयरिंग। किसके नाम से जानते हैं? आपका माउंड लेयरिंग के रूप से जानते हैं। किसके रूप में? माउंड लेयरिंग। तो आगे कुछ विधियां हैं आपकी लेयरिंग की, तो उनको समझेंगे पहले। तो यहाँ पर आंसर तो आपका हो जाता है क्या? माउंड लेयरिंग। माउंड लेयरिंग को ही हम स्टूलिंग कहते हैं, ठीक है, या टीला लेयरिंग के रूप में भी जानते हैं। लेयरिंग की बात करें, देखो लिखा हुआ है, लेयरिंग इज द डेवलपमेंट ऑफ रूट्स ऑन स्टेम व्हाइल इट इज स्टिल अटैच्ड टू द पेरेंट प्लांट। लेयरिंग तने पर जड़ों का विकास है जबकि वह अभी भी मूल पौधे से जुड़ा हुआ है, या फिर कहें जो आपका मुख्य पौधा है उससे आपका जो है तना जुड़ा हुआ है और आपने उसमें जड़ों का विकास कर दिया, तो आपकी क्या कहलाएगी? लेयरिंग कहलाएगी। ठीक है, ये पूछे जाते हैं। The rooted stem is then detached to become a new plant growing on its own roots. Thus, rooted stem is known as layer. फिर जड़ वाले तने को अलग कर जो है अलग कर दिया जाता है ताकि वह अपनी जड़ों पर उगने वाला एक नया पौधा बन जाए। इस प्रकार जड़ युक्त तने को परत के रूप में या फिर कहें लेयर के रूप में या परत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो नॉर्मली ये कह सकते हैं कि जब आपका तना पौधे या मूल पौधे से या मात्र पौधे से लगा हुआ है और उसमें आपने जड़ों का विकास करा दिया, तो उसे हम क्या कहेंगे? लेयरिंग कहेंगे। ठीक है, तो लेयरिंग के डिफरेंट मेथड्स की बात करें तो देखो सबसे पहले आपका सिंपल लेयरिंग। सिंपल लेयरिंग में क्या किया जाता है? देखो सामने से आप पिक में देख सकते हो। सिंपल लेयरिंग में आपने क्या किया? पेड़ है, इसके तने को लिया, आपने मोड़ा, यहाँ पर आपने मिट्टी से दबाया और यहाँ पर इसके एक भाग को आपने बाहर छोड़ दिया। जैसे ही इसमें आपकी जड़ों का विकास हो जाएगा, इसमें जड़ें डेवलपमेंट हो जाएंगे, आप यहाँ से इसको कट कर दोगे और एक नए पौधे के रूप में आप जो है दूसरी जगह क्या कर दोगे? रोपित कर दोगे। तो इसे हम क्या कहेंगे? सिंपल लेयरिंग और टोंग लेयरिंग या साधारण लेयरिंग या टंग लेयरिंग कहेंगे। किसे आपका यदि नॉर्मली आपने क्या किया है? पौधे की एक शाखाओं को बेंड किया या मोड़ा और उसको मिट्टी से दबा दिया और उसके एक सिरे को आपने दूसरी ओर छोड़ दिया, टिप को दूसरी ओर छोड़ दिया, ताकि जो है एक पौधे का अलग से विकास हो। जैसे ही इसमें जड़ का
विकास हो जाए इसको हम जो है अलग से क्या कर देंगे, रोपित कर देंगे। ठीक, तो देखो सिंपल लेयरिंग में लिखा हुआ है, इन दिस मेथड, लिखा हुआ है इन दिस मेथड अ ब्रांच इज bent any more ना to the ground and some portion of its covered by soil leaving the terminal end of the ब्रांच एक्सपोज, मतलब कि टर्मिनल पे या फिर क्या ऊपरी भाग को छोड़कर हम जो है ये कह सकते हैं शाखा को मोड़ते हैं और मिट्टी से दबा देते हैं या फिर क्या उसको कवर कर देते हैं। लिखा है रूट्स इनिशिएट टेक प्लेस एट द ब्यूरेट पोर्शन, या फिर जो दबा हुआ भाग है उसमें जो है जड़ों का विकास हो जाता है। आफ्टर रूट इनिशिएशन, आफ्टर अलोइंग सफिशिएंट टाइम द लेयर इज सेपरेटेड फ्रॉम द मदर प्लांट बाय कटिंग द लेयर्ड शूट, गुआवा एंड जैस्मिन में किया जाता है इसे। ठीक है, तो कटिंग ये कह सकते हैं मदर प्लांट से या मात्र पौधे से आपकी जो ये कह सकते हैं जड़ विकसित हो गई या फिर कहें यहाँ से हम हटा देंगे और इसको अलग से क्या कर देंगे, रोपित कर देंगे। देखो लिखा हुआ है हिंदी में भी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। ठीक है, इस विधि में एक शाखा को जमीन पर झुका दिया जाता है और उसके कुछ हिस्से को मिट्टी से ढक दिया जाता है, जिससे शाखा का अंतिम भाग खुला रह जाता है। जड़ का बनना दबे हुए भाग पर होता है। जड़ निकालने के बाद यानी पर्याप्त समय देने के बाद परतदार अंकुर को काटकर लेयर को मूल पौधे से अलग किया जाता है, जैसे जैसे आपका अमरूद व चमेली, अमरूद और चमेली में क्या की जाती है, आपकी सिंपल लेयरिंग। ठीक, आगे चलते हैं, अगली है आपकी माउंड लेयरिंग। ठीक, थोड़ा सा रुकिए। बात करें माउंड लेयरिंग की, तो माउंड लेयरिंग में क्या किया जाता है कि आपका मान के चलो ये पौधा है, अमरूद का पौधा है, आपने कहा कि आपके जो ग्राउंड के या फिर निचले स्तर से क्या हो जाते हैं, आपकी जो है बहुत सारी शाखाएं आ जाती, तो आपने क्या किया कि जो शाखाएं उनके ऊपर मिट्टी चढ़ा दी, है ना, एक ऐसे आपने टीला बना दिया, इसको हम टीला लेयरिंग भी कह देते हैं। आपने क्या किया, मिट्टी चढ़ा दी, परत चढ़ा दी। अब ये शाखाएं, इनमें क्या विकसित हो जाएंगी, आपकी जड़ें। जैसे ही इनमें जड़ें विकसित हो जाएंगी तो आप इसको क्या कर लोगे, काट लोगे। मूल पौधा तो है ही, वो तो लगा हुआ है, इससे आपने जो जड़ें थी या फिर जो अन्य तने थे उसको हमने काट लिया और दूसरी जगह रोपित कर दिया, तो उसे हम क्या कहते हैं, माउंड लेयरिंग स्टूलिंग के नाम से जानते हैं, या फिर क्या स्टूल लेयरिंग के रूप में भी जानते हैं किसे, आपका माउंड लेयरिंग को। देखिए लिखा हुआ है माउंड लेयरिंग में, जस्ट मिनट क्लीन करें इसे। In this method, a plant is cut back to the ground during the dormant season and soil is covered at the base of the newly developed shoot, या फिर कहें पौधे को नॉर्मली ग्राउंड से काट दिया जाता है और जो नई नई जो शाखाएं होती है उनके ऊपर क्या चढ़ा दी जाती है, मिट्टी चढ़ा दी जाती है। आफ्टर शूट डेवलप, आपकी जो तने का विकास, आफ्टर अलोइंग सफिशिएंट टाइम फॉर रूट इनिशिएशन, या फिर कुछ समय देने के बाद किसके लिए, जड़ विकास के लिए, इट रूटेड शूट आर सेपरेटेड एंड टेकन एज ए इंडिविजुअल लेयर, या फिर अलग से जो है एक परतदार पौधे को अलग करके जो है रोपित किया है। इस विधि में सुप्त मौसम के दौरान एक पौधे को वापस जमीन पर काट दिया जाता है और नए विकसित हो रहे अंकुरों के आधार पर मिट्टी ढक दी जाती है। जड़ निर्माण के लिए पर्याप्त समय देने के बाद जड़ वाले अंकुरों को अलग कर दिया जाता है और अलग अलग परतों के रूप में ले लिया जाता है, अलग अलग पौधों के रूप में ले लिया जाता है। ये हो जाती है आपकी माउंड लेयरिंग। आगे बात करें आपका जो है सर्पेंटाइन लेयरिंग की, या सर्पिल लेयरिंग, या फिर कहें आपका सर्पिलाकार लेयरिंग, इसे किस नाम से जानते हैं, सर्पिलाकार या सर्पेंटाइन, या आपका जो है कंपाउंड लेयरिंग के रूप में जानते हैं। ठीक है, बात करें कंपाउंड और सर्पेंटाइन लेयरिंग की, तो यौगिक या सर्पिल परत की या लेयरिंग की, तो ये नॉर्मली किसके जैसी होती है, आपकी सरल या फिर कहें सिंपल लेयरिंग के समान होती है। उसमें केवल हम एक शाखा को एक बार दबा रहे थे, इसमें जो है शाखाएं कैसी होती है, लंबी होती है, या फिर कह सकते हैं आपकी बड़ी होती है। तो यहाँ पर जैसे एक लंबी शाखा है, आपने एक बार मिट्टी को में दबाया, फिर उसको बाहर निकाल दिया, फिर मिट्टी में दबाया, फिर बाहर निकाल दिया, फिर मिट्टी में दबाया, फिर बाहर निकाल दिया, इस तरह से आप करते हैं, मतलब लंबी शाखा हो जिसमें। ठीक है, तो इसमें क्या किया होगा कि आपने जहां पर मिट्टी में दबाया हुआ पार्ट, इसमें जड़ों का विकास हुआ, जो आपका ऊपर है मिट्टी से ऊपर, उसमें जो है एक है कि आपकी पत्तियां होंगी, फिर आपने मिट्टी में दबाया, फिर आपने बाहर निकाला, तो इस तरह से आपके बहुत सारे प्लांट है। ये कह सकते हैं कि सर्पिलाकार एक तरह से आकृति बन जाती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सर्पिल लेयरिंग या सर्पेंटाइन लेयरिंग कहते हैं। लिखा हुआ है
कंपाउंड लेयरिंग इज द सेम एज सिंपल लेयरिंग। कंपाउंड लेयरिंग जो है सिंपल लेयरिंग के समान या फिर कहें आपकी सरल लेयरिंग के समान होता है। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है कंपाउंड लेयरिंग इज द सेम एज सिंपल लेयरिंग एक्सेप्ट दैट द ब्रांच इज अल्टरनेटिवली कवर्ड। अल्टरनेटिवली मतलब लगातार कवर नहीं किया जाता, अल्टर मतलब एक थोड़ा सा बाहर निकाला फिर कवर कर दिया, थोड़ा सा बाहर निकाला फिर कवर कर दिया, ठीक है। The branch for compound layering must be long one so that it can be layered at different place and branch. This method can be followed easily for creeper। ऐसे आपका गुआवा, गुआवा में जैसे आपकी लंबी एक ऐसे शाखा तना होती है, नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि उसको कुछ कुछ या फिर अल्टरनेटिवली दबाने या फिर कहें आपका कुछ छोड़कर कुछ तने को दबाना, कुछ छोड़कर फिर दबाना, तो इस तरह से आपका अल्टरनेटिव। तो देखो लिखा हुआ है कंपाउंड लेयरिंग साधारण लेयरिंग के समान ही है, सिवाय इसके कि शाखा वैकल्पिक रूप से लंबाई के साथ ढकी और उजागर होती है। कंपाउंड लेयरिंग के लिए शाखा लंबी होनी चाहिए ताकि विभिन्न स्थानों और शाखाओं पर इसकी लेयरिंग की जा सके। लताओं के लिए यह विधि आसानी से अपनाई जाती है, जैसे आपका अमरूद। लताएं मतलब जिसमें आपकी नॉर्मली ये कह सकते हैं बॉल होती है या फिर जिसको जो है आसानी से मोड़ा जा सकता है, ठीक। आगे है आपकी एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग को हम जो है गुटी के रूप में भी जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? आपका गुटी के रूप में। इसमें क्या किया जाता है कि जब आपका मूल तना पौधे से अटैच हो, उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा कट लगाते हैं और स्फैग्नम मॉस को मान देते ताकि आपकी नमी की आपूर्ति होती रहे। जैसे ही इसमें जो है आपकी जड़ों का विकास हो जाएगा तो इसे जो है हम काट लेते हैं। इसे जो है एयर लेयरिंग या फिर कहें हवा में गुटी कहा जाता है, हवा में परत कहा जाता है। इसको नॉर्मली हवा में या फिर कहें नॉर्मली जैसे ये तना लगा हुआ, इस पर आपने क्या किया, एक एयर या कट लगाया, इसके चारों आपने स्फैग्नम मॉस और ऑक्सीजन का छिड़काव करके स्फैग्नम मॉस लपेट दी। स्फैग्नम मॉस क्या होती है, इसमें जो है नमी संरक्षित करने की क्षमता होती है, तो ये नमी को जो है लंबे समय तक बनाए रहती है। और टाइट हम पॉलीथिन से इसको लगा दिया, तो अब जैसे ही इसमें जड़ों का विकास हो जाएगा हम उसको कट करके दूसरी जगह पे लगा देंगे। तो देखो लिखा यहाँ पर एयर लेयरिंग, यहाँ पर देखो आपके इस कुछ कट लगाया हुआ है, फिर इसके चारों ओर स्फैग्नम मॉस को लपेटा गया है ताकि आपको जो नमी की पूर्ति की जा सके। देखिए एयर लेयरिंग में लिखा हुआ है गोटी, इसे जो है मार्कोटेज के नाम से भी जानते हैं, ठीक। इसको क्लीन कर लेते हैं। पहले लिखा हुआ है इन एयर लेयरिंग रूट्स अपीयर ऑन एरियल शूट। एरियल शूट में से होता है आपके जो है वायवीय तने पर देखने को मिलती है। द रूटिंग मीडियम विल बी टाइड टू द शूट फॉर गेटिंग रूट इनिशिएशन। द बेस्ट रूटिंग मीडियम फॉर एयर लेयरिंग इज स्फैग्नम मॉस। मतलब एयर लेयरिंग के लिए जो अच्छा मीडियम है रूटिंग के लिए या फिर जड़ के लिए वह कौन सा है, आपका स्फैग्नम मॉस है। It hold large amount of water so as to supply moisture to the layered shoot till proper root initiation take place। मतलब कि अच्छे से जड़ विकास के लिए एक लंबे समय तक नमी को बनाए रखती है कौन, आपकी स्फैग्नम मॉस। जो एयर लेयरिंग है गुटी है, किसमें की जाती है, पोमग्रेनेट में, लीची या फिर गुआवा में। इसे हम जो है मार्कोटेज के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, आपका मार्कोटेज, मार्कोटेज के नाम से भी जानते हैं। किसे, आपके एयर लेयरिंग को। देखो लिखा हुआ है एयर लेयरिंग में जड़ हवाई टहनियों पर दिखाई देती हैं। जड़ आरंभ करने के लिए रूटिंग माध्यम को टहनियों से बांधा जाता है। एयर लेयरिंग के लिए सबसे अच्छा रूटिंग माध्यम स्फैग्नम मॉस है या स्फैग्नम मॉस है, क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में पानी होता है ताकि उचित जड़ बनने तक लेयर्ड शूट को नमी की आपूर्ति की जा सके। जैसे आपका अनार हो गया, लीची, अमरूद, इसमें क्या की जाती है, आपकी एयर लेयरिंग की जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 लिखा हुआ है 23। Which of the following is the commercial method of propagation of rubber? निम्नलिखित में से कौन रबर उसके प्रसार की व्यावसायिक विधि है? टी वर्डिंग, फॉरकेट वर्डिंग, दृढ़ कास्ट को काटना या फिर कहे सॉफ्ट वुड कटिंग। तो नॉर्मली रबर की बात करें तो रबर में जो प्रोपागेशन मेथड प्रयोग किया जाता है वो कौन सा किया जाता है, आपका फॉरकेट वर्डिंग, ठीक। आगे बात करें फॉरकेट वर्डिंग की, तो फॉरकेट वर्डिंग में क्या किया जाता है, नॉर्मली टी या फिर कहें पाई के आकार का एक कट लगाया जाता है, ठीक है।
बडिंग का मतलब तो हमने बता दिया कि नॉर्मली दूसरे पौधे की एक कली, जैसे आप सामने देख सकते हैं बड है, ठीक है, उसको आपने क्या किया, एक रूट स्टॉक पर चिपका दिया, सीजन से या फिर कली को लाकर आपने एक रूट स्टॉक पर चिपका दिया, तो आपका क्या कहना है, फॉर्केड बडिंग। देखो in this method, the scion is inserted into the root stalk of the shape pi. Then this forked patch is pulled downward to insert the word. अब जैसे आपने यहाँ पर पाई की आकार का क्या बना दिया, एक तरह से आपने क्या बना दिया, एक कट बना दिया, ठीक है। अब जैसे इसको आपके क्या है, ऊपर उठा लिया। अब जैसे आप बर्ड इंसर्ट कर दो, ये आपकी बर्ड है, आपने बर्ड को बांध दिया। अब इसको हम क्या कर देंगे, नीचे कर देंगे, ताकि आपका जो है उसको एक कह सकते हैं कि मॉइस्चर या फिर कैम्बियम को नुकसान ना पहुंचे। तो देखो लिखा है इस विधि में स्कोन को आकृति पाई के रूट स्टॉक में डाला जाता है, फिर कली को डालने के लिए एक फॉर्केट पैच को नीचे की ओर खींचा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फॉर्केट बडिंग। आगे चलते हैं, अगला है आपका टी बडिंग। टी बडिंग में क्या किया जाता है, टी के आकार का कट लगाया। देखो टी बडिंग से मतलब है, जैसे मान के चलो ये आपका स्टेम है, तना है, ठीक है, ये तना है। आपने यहाँ पर क्या किया, टी के आकार का जो है इसको खोल दिया, ठीक। नॉर्मली आपने क्या किया, यहाँ से कट लगाया, यहाँ से कट लगाया, उसको हमने छाल को इस तरह से खोल दिया। अब जो नए पौधे से हम क्या सीजन या बड लाएंगे, उसको इंसर्ट किया, उसको हमने बंद किया, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी टी बडिंग। तो देखो लिखा हुआ इन दिस मेथड द बड इज इंसर्टेड इनटू द टी-शेप्ड इंसर्टेशन इन द ओरिजिनल प्लांट रूट स्टॉक। इस विधि में मूल पौधे के रूट स्टॉक मूल वृंत में टी के आकार की प्रविष्टि कली में डाली जाती है। अब टी के आकार की जो कली होती है उसको डाला जाता है, ठीक। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं विभिन्न मेथड की जो आपके प्रयोग किए जाते हैं विभिन्न फल फसलों में। तो जैसे पहला है आपका एप्पल। एप्पल में कौन सा मेथड प्रयोग किया जाता है, विप और टंग ग्राफ्टिंग या स्टूलिंग। पीच एंड प्लम में कौन सा किया जाता है, टी बडिंग। पियर एप्रिकोट में आपका टोंग और विप ग्राफ्टिंग प्रयोग किया जाता है। एवोकेडो में लेयरिंग एंड टी बडिंग प्रयोग किया जाता है। कस्टर्ड एप्पल में टी बडिंग, एनार्चिंग और ऑफशूट्स का प्रयोग किया जाता है। ग्रेप्स में आपका हार्डवुड स्टेम कटिंग का प्रयोग किया जाता है। गुआवा में स्टूलिंग, एनार्चिंग और एयर लेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। लीची में एयर लेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। पोमग्रेनेट में आपका हार्डवुड स्टेम कटिंग या एयर लेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। जैक फ्रूट, लोक्वाट व सपोता में एनार्चिंग ग्राफ्टिंग का प्रयोग किया जाता है। टी केस्यू नट में आपका सॉफ्टवुड कटिंग का प्रयोग किया जाता है। डेट पाम में ऑफशूट या सकर्स का प्रयोग किया जाता है। पर्सिमोन में क्राउन ग्राफ्टिंग प्रयोग की जाती है। और आपकी स्वीट ऑरेंज में किसका प्रयोग किया जाता है, टी बडिंग व पैच बडिंग। बडिंग मेथड आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप बढ़िया से नोट कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आराम से इसकी शॉट लीजिए। आगे चलते हैं, इसकी शॉट ले लिया सभी ने। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 है, कैप्रिफिकेशन इज डन इन। कैप्रिफिकेशन किया जाता है डेट पाम में, खजूर में, बेर में, एवोकेडो में या फिर कहें फिग में, अंजीर में। कैप्रिफिकेशन क्या कहलाता है कि कृत्रिम रूप से परागण करने की विधि कैप्रिफिकेशन कहलाती है। मतलब कि ये कहें कि जहां पर नर कली नहीं पहुंच रही वहां पर नर कली की या फिर पराग कणों को पहुंचाना, या फिर कहें जहां पर पराग कण नहीं पहुंच पाते वहां पर पराग कणों को पहुंचाने की प्रक्रिया कैप्रिफिकेशन कहलाती है। और कैप्रिफिकेशन की प्रक्रिया किसके अंदर की जाती है, आपकी फिग के अंदर की जाती है। किसके अंदर, अंजीर के अंदर की जाती है। कैप्रिफिकेशन की बात करें, देखो लिखा हुआ है कैप्रिफिकेशन में, caprification is the artificial pollination of fig that usually bear only pistillate flower by hanging male flower branches of the capri fig in the tree of facilitate pollen transfer by a fig wasp। फिग वास्प द्वारा ये कह सकते हैं इसमें पिस्टलेट या फिर कहें फीमेल फ्लावर के ऊपर मेल फ्लावर को लटकाया जाता है ताकि फिग वास्प द्वारा क्या किया जा सके, पॉलिनेशन या परागण किया जा सके। तो वह कैप्रिफिकेशन। देखो कैप्रिफिकेशन अंजीर का कृत्रिम परागण है जिसमें आमतौर पर अंजीर ततैया द्वारा या फिग वास्प द्वारा पराग स्थानांतरण की सुविधा के लिए पेड़ों में कैप्रीफिग की नर फूलों वाली शाखाओं को लटकाकर केवल पिस्टलेट फूल धारण करता है, या फिर पिस्टलेट को फूल को धारण करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 से प्रश्न नंबर 25 दिया हुआ है,
हैन एंड चिकन डिसऑर्डर इज ऑब्जर्व्ड इन, हैन एवं चिकन विकार किसमें देखा जाता है? अंगूर के अंदर, आम के अंदर, लीची के अंदर या बनाना के अंदर। तो हैन एंड चिकन डिजीज जो है नॉर्मली किसकी डिजीज है? आपकी अंगूर की डिजीज है, ग्रेप्स में देखी जाती है। ठीक, आगे विभिन्न विकार की बात करें, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करें, विभिन्न फसलों में होने वाले। ठीक है, तो पहला है आपका मैंगो में ब्लैक टिप होता है, किसके कारण? बोरॉन की कमी के कारण। मैंगो में ब्लैक टिप किस कारण से होता है? बोरॉन की कमी। सिट्रस में या फिर कहें न्यू वर्गीय फलों में एक्जेंथिमा होता है, कॉपर की कमी के कारण। गुआवा में आपका अमरूद में ब्रोनेजिंग होता है, जिंक की कमी के कारण। ग्रेप्स में आपका हैन एंड चिकन डिजीज होता है, बोरोन की कमी के कारण। लीची के अंदर लिटिल लीफ या छोटी पत्ती रोग होता है, जिंक के कारण। आंवला में फ्रूट नेक्रोसिस होती है, बोरोन की कमी के कारण। एप्पल में आपका जो है, सेब में बिटर पिट होता है, क्रैकिंग होती है, कैल्शियम की कमी के कारण। टी में आपका टी येलो डिजीज जो होती है, सल्फर की कमी के कारण होती है। और कोकोनट में आपका क्राउन चोकिंग होती है, बोरोन की कमी के कारण। क्राउन चोकिंग यहाँ पे कह सकते हैं आपका जो सीड्स है वो सही से नहीं डेवलप होता, उसे क्राउन चोकिंग कहते हैं। वो आपका किसके अंदर होता है? आपका कोकोनट में, किसकी कमी के कारण? बोरोन की कमी के कारण। ठीक, इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। आपको जानकारी दे देते हैं योद्धा बैच की। योद्धा आपका नया बैच चल रहा है जो कि आपका 5 तारीख से शुरू होने वाला है, जिसकी डेमो क्लासेस में आपका क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप या फिर कह सकते हैं फसलों का वर्गीकरण आपके लिए दे दिया गया है। ठीक है, और एक वीडियो आपके जो पीडीएफ कोर्स है या फिर कहें जो आपकी हमारा जो कंटेंट है, जो आपके एक है नोट्स है, उसका भी आपको डेमो दे दिया जाएगा यूट्यूब पर। ठीक है, तो योद्धा बैच नया ऑनलाइन बैच 5 तारीख से शुरू हो रहा है, जिनकी डेमो क्लासेस आपकी शुरू हो गई हैं। ठीक है, संपूर्ण कोर्स की जो फीस है 699 रुपए मात्र है। ठीक है, जिसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, 5000 प्लस एमसीक्यूज मिलेंगे, प्लस 50 प्लस टेस्ट मिलने वाले हैं। अगर ये आप इसको खरीदना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे कॉन्टेक्ट पर 7880497104। और हमारी जो एक ऑफलाइन ब्रांच भी चलती है। ठीक है, ऑफलाइन के बारे में बता देते हैं आपको। ऑफलाइन ब्रांच आपकी ललितपुर उत्तर प्रदेश के अंदर है। इसका पता है रिसाला मंदिर के पास, वर्णी चौराहा, ललितपुर। ऑफलाइन में ये है कि यदि आप मंथली मतलब कोर्स करना चाहते हो तो पूरे कोर्स की वैसे तो फीस 3000 रुपए है, लेकिन आप मंथली कोर्स करते हो तो उसकी फीस क्या है? 6000। और विथ नोट्स या फिर प्रिंटेड नोट के साथ आपकी जो फीस है आपकी एक है 4500 रुपए है। ठीक है, और यदि आप मंथली करते हो तो आप अलग से भी परचेज कर सकते हो स्प्लिट में। ठीक है, तो आप अगर कि आप एजीटीए की तैयारी कर रहे हो या आईबीपीएस एएफओ की तैयारी कर रहे हो तो हमारे पते पर भी संपर्क कर सकते हो। पता है रिसाला मंदिर के पास, डैम रोड, बर्णी चौराहा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। ठीक, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। जय हिंद फ्रेंड्स।